नमस्ते। आखिर महात्मा गांधी ने भगत सिंह को फांसी से क्यों नहीं बचाया? जब हम क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की बात करते हैं तो हमारे मन और मस्तिष्क में एक ही बात कौंधती है कि 62 साल के गांधी ने 24 साल के भगत सिंह की फांसी की पैरवी क्यों नहीं की। आपके मन में भी मलाल होता होगा कि गांधी सही से पैरवी करते तो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जिंदा बच जाते। यदि हम आज के परिदृश्य में महात्मा गांधी को देखें तो दुनिया के लगभग 125 देशों में गांधी के ऊपर 2500 टिकट जारी हो चुकी हैं। गांधी को सम्मान देने के लिए एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स हमेशा गांधी वाला गोल चश्मा पहना करते थे। महात्मा गांधी ने जिंदगी में कभी भी हवाई यात्रा नहीं की। इन सब से इतर महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा सत्य के मेरे प्रयोग में स्वीकारते हैं। मैं बचपन में दुकान से झूठी बीड़ी उठाकर पिया करता था। अब मूल प्रश्न ये है कि गांधी ने भगत सिंह को फांसी से क्यों नहीं बचाया। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। लंदन में 8 नवंबर 1927 को भारत में प्रांतों में लगे द्वैध शासन की समीक्षा करने के लिए एक 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इस कमीशन के अध्यक्ष थे सर साइमन, लेकिन इस कमीशन में 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे। कांग्रेस की मांग थी कि कम से कम एक सदस्य इस कमीशन में भारतीय हो। जब अंग्रेजों ने बात नहीं मानी तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन के बंबई आगमन पर साइमन गो बैक के नारे लगाए और इसी साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय की अंग्रेजों ने लाठियों से पीट पीट करके हत्या कर दी। इसी हत्या का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बैनर तले लाठीचार्ज का हुक्म देने वाले अंग्रेज अधिकारी कर्नल सकौट की हत्या का प्लान बनाया। हर दिन दोपहर में कर्नल अपने दफ्तर से बाहर चाय पीने के लिए आया करता था, लेकिन गनीमत यह रही कि उस दिन कर्नल सकौट नहीं आया और उनकी जगह 21 साल का पुलिस अधिकारी सैंडर्स निशाने पर आ गया। राजगुरु भगत सिंह सुखदेव ने सैंडर्स की हत्या करके लाला जी की मौत का बदला ले लिया और यहाँ से निकलने के ठीक अगले साल 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त बम फोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। चाहते तो वो भाग सकते थे। इस बम कांड के लिए अंग्रेजों ने भगत सिंह, बटुकेश्वर सहित 18 क्रांतियों पर लाहौर में मुकदमा चलाया और इसी मुकदमे को लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। अब इसी दौरान महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन जोरों पर चल रहा था। लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने जब भाग नहीं लिया तो इस सम्मेलन की भव्यता खत्म हो गई। इसलिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का भाग लेना जरूरी था। इसलिए गांधी को मनाने के लिए 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय इरविन के मध्य एक समझौता होता है। उसी को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। दिल्ली के लुटियंस जोन में वायसराय भवन में रहने वाला पहला वायसराय इरविन ही था। आज का राष्ट्रपति भवन ही वायसराय हाउस हुआ करता था। वायसराय भवन में प्रवेश करने वाला पहले भारतीय महात्मा गांधी बने थे। इस समझौते की सबसे प्रमुख शर्त यह थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी अहिंसक क्रांतिकारियों को छोड़ा जाएगा। यानी जिस भी क्रांतिकारी ने अहिंसा का रास्ता नहीं अपनाया था उसको रिहा कर दिया जाएगा। बदले में महात्मा गांधी भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के ऊपर राजी हो जाते हैं। भगत सिंह और उसके साथियों के ऊपर तो दरअसल हत्या का मुकदमा था, इसलिए उस समझौते में भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की रिहाई का कोई भी फैसला नहीं हो सका। लेकिन 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जाने से पहले महात्मा गांधी ने तत्कालीन वायसराय इरविन को भगत सिंह की फांसी के संदर्भ में चौथा पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया कि इनकी सजा को टाल दिया जाए। यहाँ सजा को टालने का मतलब है कि जनमानस में क्रांतिकारी लहर है, इसलिए इनको बाद में सजा दे दी जाए। अब अंग्रेज सरकार नहीं चाहती थी कि किसी अंग्रेज अधिकारी की हत्या करके किसी भी व्यक्ति को बख्शा जाए। अंततः 14 फरवरी 1931 वैलेंटाइन डे के दिन राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी जाती है। फांसी की तारीख 24 मार्च मुकर्रर थी। 23 मार्च को सुबह गांधी ने इरविन को फिर पत्र भेजा और इनकी सजा को टालने के लिए अनुरोध किया, लेकिन अंग्रेज सरकार किसी भी तरीके से बख्शने के मूड में नहीं थे और अंततः 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में इन तीनों महान क्रांतिकारियों राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव को फांसी की सजा दे दी जाती है। अब कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भाग लेने के लिए जब गांधी कराची पहुंचते हैं तो वहां के युवाओं ने महात्मा गांधी मुर्दाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और युवाओं ने सीधे गांधी से पूछा कि आपने खुले तौर पर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की पैरवी क्यों नहीं की। तब गांधी कहते हैं कि वायसराय को लिखे अंतिम पत्र में
मैंने अपनी सारी आत्मा उड़ेल दी थी। मैं वायसराय को जितना समझा सकता था उतना समझाने की कोशिश की, मगर मेरी सारी कोशिशें बेकार गई। महात्मा गांधी के ऊपर मार्क सेफर्ड ने किताब लिखी है, गांधी और उनसे जुड़े झूठ। इस किताब में सही तरीके से बताया गया है कि क्यों महात्मा गांधी ने राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव का खुलकर समर्थन नहीं किया। दरअसल इन तीनों क्रांतिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज था। हमारी नजर में तो राजगुरु भगत सिंह सुखदेव हीरो थे, परंतु अंग्रेज सरकार की नजर में वो लोग कानून के गुनहगार थे। अब मान लीजिए कुछ बेरोजगार लोग मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं और वो आंदोलन हिंसात्मक रूप ले लेता है, सरकारी कर्मचारियों की जान चली जाती है। अब प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों के लिए तो बेरोजगार लोग उनको अपना हीरो मानेंगे, लेकिन सरकार के लिए तो वो लोग कानून के गुनहगार हैं। इसलिए ऐसे हिंसक आंदोलनकारियों के पक्ष में कौन नेता खड़ा होगा? हाँ, जैसे हमारे देश में नक्सलवादी अपनी समस्याओं के लिए सेना के जवानों की हत्या करते हैं, परंतु नक्सलवादियों के लिए तो वो लोग हीरो हैं, लेकिन हमारे कानून की नज़र में तो वो लोग गुनहगार हैं। इसलिए कोई भी नेता नक्सलवादियों का खुलकर समर्थन नहीं करता। ध्यान रखना, यहाँ पर मैं भगत सिंह की तुलना किसी से नहीं कर रहा हूँ, बस आपको फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्क सेफर्ड बताते हैं कि इसलिए महात्मा गांधी ने राजगुरु भगत सिंह सुखदेव की खुलकर पैरवी नहीं की। अब अंत में एक प्रश्न हमारे मन में ये उठता है कि यदि भगत सिंह को फांसी की सजा नहीं होती तो क्या होता? इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। भगत सिंह के साथ असेंबली बम कांड में बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त को आज़ादी के बाद एक सिगरेट बेचने वाली कंपनी में नौकरी करनी पड़ी थी। जब पटना में बसों के परमिट बांटे जा रहे थे तो पटना के डीएम ने बटुकेश्वर दत्त से क्रांतिकारी होने का प्रमाण पत्र मांगा। जब बटुकेश्वर दत्त ने अंडमान निकोबार जेल में भगत सिंह का भेजा हुआ वो पत्र दिखाया तो उसके बाद ये माना कि हाँ बटुकेश्वर आप क्रांतिकारी हो, लेकिन उसके बावजूद भी बटुकेश्वर दत्त को परमिट नहीं दिया गया। ऐसे क्रांतिकारी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। अंतिम समय में उनको पटना के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। उसके बाद जब खबर मीडिया में आई कि क्रांतिकारी सरकारी अस्पताल के बेड के ऊपर तड़फ रहा है, तब पंजाब के मुख्यमंत्री के प्रयासों से उनको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है और 1000 रुपए का चेक उनको दिया जाता है। और जब बटुकेश्वर दत्त एम्स हॉस्पिटल के बेड पर थे तो उनसे मिलने के लिए भगत सिंह की मां विद्यावती आती है, क्योंकि भगत सिंह की शहादत के बाद विद्यावती बटुकेश्वर दत्त को ही अपना बेटा मानती थी। माँ और बेटे की अंतिम मुलाकात में बेटा माँ से कहता है कि मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मेरी मृत्यु के बाद में मुझे हुसैनीवाला में राजगुरु भगत सिंह सुखदेव की समाधि के पास मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। और ऐसा ही हुआ। बटुकेश्वर दत्त का अंतिम संस्कार उनके दोस्त की समाधि के पास किया जाता है। इससे अजीब विडंबना क्या होगी, आज़ादी के बाद एक दिन उसी असेंबली हॉल में बटुकेश्वर दत्त चले जाते हैं। वहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेल रहे युवाओं से जब बटुकेश्वर ने पूछा कि यहाँ पर बम फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर ने, लेकिन उन नौजवानों ने पहचानने से इनकार कर दिया। इससे बड़ी विडंबना एक क्रांतिकारी के लिए क्या हो सकती है। दोस्तों, शायद आपको घटना सारी समझ आ गई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।